I welcome the Honorable Speaker, Lok Sabha, who is present here and to grace this occasion. I also welcome all the participants from the Ashoka University who have come here to attend this short study visit to Parliament. So this study visit includes 43 students from the Ashoka University who are pursuing a course, Governance Entrepreneurship, from the Department of Entrepreneurship of the university. There are 43 students, and the rest of them are faculty members. I will now request Shri Piyush Tiwari ji to welcome HS and to invite Ms. Aisha of the university to present a bouquet. Please. I will now request Mr. Piyush Tiwari ji to present a memento to Honorable Speaker, sir. सर ये बैग और इसमें जितनी चीज़ें हैं सर ये सब स्टूडेंट्स ने बनाया है। अच्छा क्या बनाया है? काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जैसे कि जैसे ये कैंडल्स हैं इसमें स्टूडेंट्स की कंपनीज हैं तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं इसमें हैंडमेड है सर। ये सब हैंडमेड है। दिस इज़ ये स्पेशल स्कूल एक स्टूडेंट चलाते हैं फॉर्मर स्टूडेंट डिसेबिलिटी का स्पेशल जैसे कि ये ब्राउनी हरियाणा में कंपनी सेटअप करी है स्टूडेंट ने तो उसकी काफ़ी इन लोगों ने अपना हेल्प करती है। ये ब्राउनी है सर। सारा लोकली सोर्स्ड है हरियाणा के आसपास। डब्बा कितना सुंदर बनाया है। हैंडमेड सेपरेट I will now request Dr. Priyank Narayan to present a book to the Honorable Speaker, please. सर ये किताब मैंने ऑथर करी है ये कोर्स लिखा है मैं अहमदाबाद से अच्छा बच्चों के लिए करियर ग्रोथ के लिए एक्चुअली डॉक्टर्स लॉयर्स काफ़ी लोग हैं जो कि इससे बेनिफिट कर रहे हैं। थैंक यू सर। May I now request May I now request Dr. Priyank Narayan to say a few words about the course and also to about the university. Yes, thank you. थैंक यू सर। आज आपने हमें एक अवसर दिया अशोका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से मिलने का। हम लोग सारे स्टूडेंट्स फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स में से हैं और हमारा ये प्रयास है कि ये जो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो सिर्फ बिज़नेस ग्रो करने में नहीं है पर एक्चुअली चेंज लाने के लिए है। और इस विषय में हम सरकार के साथ बहुत मिलजुल के काम करना चाहते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरीके से वो एक्चुअली सरकार की वर्किंग सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझें और मिलके एक चेंज मेकर के जैसे आगे बढ़ें। सारे हमारे स्टूडेंट्स लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री फ़िलासफ़ी सोशियोलॉजी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंसेस सब चीज़ में इन्वॉल्व हैं और उसके साथ एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी हमें उनको पढ़ा रहे हैं। और प्रोफेसर पीयूष हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और गवर्नेंस एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स चला रहे हैं। हाउ टू मेक चेंज विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम is a very important lesson that we teach our students, and we are very very grateful that you've given us this opportunity to our students to be here today. Thank you so much. Thank you, Dr. Priyank Narayan. I will, on behalf of Pride as well as from Lok Sabha, I'll thank everybody who is present here and who have shown so much of interest to attend this study visit. Sir, we will be taking them to Parliament for a show round as well as the Parliament Library. So, thank you, sir. Honorable.
Sir, if you can say a few words and address the students. So, जैसा कि मुझे जानकारी दी, आप देश की एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर के माध्यम से मैनेजमेंट हो या अन्य क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों के अंदर किस तरीके से आपने जो शिक्षा का अनुभव प्राप्त किया, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया और अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो कुछ भी स्कूल से महाविद्यालय से मैनेजमेंट की ओर आपने एक लंबी यात्रा की है। इस लंबी यात्रा के अंदर आपके कई उतार चढ़ाव, कई चुनौतियां आई होगी जीवन के अंदर, और उन चुनौतियों का आपने किस तरीके से समाधान किया, उस चुनौतियों से लड़े और चुनौतियों से व्यक्ति को जिंदगी भर लड़ना है, लेकिन जो चुनौतियों से लड़ेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। जो हर चुनौतियों को ये मानकर कि इसमें से ही मेरे जीवन का बेहतरीन का रास्ता निकलेगा या इस चुनौतियों के माध्यम से ही मैं समाज की बेहतरीन कर सकता हूँ, तो ही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्तियों चुनौतियों का सामना नहीं करता या चुनौतियों से बचना चाहता है, उसकी सफलता भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और जो जितनी अपने जीवन में आए पहलुओं पर, विषयों पर, अपने रिसर्च पर, अपने इनोवेशन पर, जो कुछ भी आपने, कुछ इनोवेशन आपके सफल होंगे, कुछ इनोवेशन सफल नहीं होंगे, कुछ रिसर्च पेपर आपके अच्छे निकलेंगे, कुछ पेपर रिसर्च नहीं निकलेंगे, लेकिन इसी में से ही आप में से ही कुछ लोगों ने जीवन के अंदर अपने प्रयासों से, अपने सामर्थ्य से समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ भी इनोवेशन किया, जो कुछ भी आपने जीवन में नया किया है, उसमें समाज में परिवर्तन भी हुआ है और सफलता भी मिली है। असफलता में से ही सफलता का रास्ता निकलता है। कई बार व्यक्ति सफल होता रहता है तो वो राजनीतिक जीवन में सोचता है कि मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, या अलग अलग क्षेत्र, तो राजनीतिक क्षेत्र में सोचता है मेरी लोकप्रियता है, मेरी ताकत है। लेकिन उस सफलता के बाद भी अगर व्यक्ति नया इनोवेशन करता रहता है, नई सोच रखता रहे और वो सोचे कि स्थिर सोच से ही मैंने जो कुछ किया वही बेहतर था, इसी से सफलता मुझे मिली है, नई सोच, नई विचार को लाने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि बदलते दुनिया के अंदर अब नया टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अब नई टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी एक नई टेक्नोलॉजी का बड़ा साधन है, लेकिन उससे भी कुछ और परिवर्तन होना है।
बहुत सारे परिवर्तन अभी हो गए हैं, हो सकता है कि 5 सालों में और नया परिवर्तन हो। तो हम ये नहीं कह सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अंतिम पड़ाव है टेक्नोलॉजी का। उसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पड़ाव आएंगे। टेक्नोलॉजी से व्यक्ति की जीवन में जल्दी सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने के समय उसका कुछ मानवीय संवेदना वाला पहलू उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए हम जब अध्ययन प्रशिक्षण करते समय समाज जीवन के उन पहलुओं को छूने का प्रयास करें, समाज जीवन में उन व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करें जिनके जीवन को और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो यही है, उद्यमिता तो यही है, हर रोज नया सोचना और नया परिवर्तन करना, नया विचार आना, नया चिंतन आना, नया इनोवेशन आना और उसको करते रहना लगातार। कभी भी स्थिर विचार व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता, स्थिर चिंतन भी नहीं ले जा सकता, और स्थिर इनोवेशन भी नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा ये इनोवेशन अंतिम इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो भी नहीं ले जा सकता। इसलिए हर क्षेत्र में पहले अपना जीवन के कुछ लक्ष्य तय होने चाहिए, कुछ दिशा तय होनी चाहिए। जब लक्ष्य तय होते हैं, दिशा होती है, तो उस दिशा लक्ष्य की ओर प्रयास किए जाते हैं। और प्रयास तो निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रयासों से सफलता मिलती ही मिलती है। थका निराश व्यक्ति कभी जीवन में न तो खुद में परिवर्तन ला सकता, न समाज में परिवर्तन ला सकता। कई लोग सोचते हैं बस हो गया, इतना ही काफी था, यही सफलता का अंतिम पड़ाव है। ये सोच मन में आते ही कहीं ना कहीं हम स्थिर विचार की ओर बढ़ गए हैं। और स्थिर तो कोई भी चीज स्थिर रखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ सड़ान गंदगी आनी है, कुछ अवसाद आनी है। जीवन में स्थिर विचार से भी अवसाद आते हैं। प्रकृति में स्थिरता होती है तो भी प्रकृति अनुकूल नहीं करती। तो स्थिरता तो के कई उदाहरण है कि स्थिर जीवन से परिवर्तन नहीं बढ़ता। मैं आपसे यही चर्चा करना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं और क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठे हैं। इस लोकतंत्र के इतिहास, यहाँ की वैभवशाली परंपरा, परपाटियां को जब आप समझेंगे कि किस तरीके से आज़ादी के पहले यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता था और आज़ादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर भारत का संविधान बना जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप यहाँ बैठकर दुनिया को देख लो, दुनिया के संविधानों को देख लो, दुनिया के संविधानों को पढ़ लो। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और शिक्षा भी कुछ सीमित दायरे में थी। बहुत बड़ा इनोवेशन रिसर्च भी भारत में नहीं होता था, लेकिन मानवीय चिंतन भारत के लोगों में शुरू से ही रहा। हमारी शिक्षा की प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली के कारण हमारी कुछ अच्छी परंपराएं जो हमेशा रही
उसके कारण हम समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी आज लोकतंत्र में देख रहे हैं वो हमारे प्राचीनतम लोकतंत्र की पद्धतियां रही है। कोई जमाना था कि गांव के अंदर न तो कोर्ट हुआ करते थे न थाने हुआ करते थे, लेकिन जो कुछ भी अदालत पंचायत में जो फैसला होता था सब मानते थे। आज भी परिस्थिति देख रहे हैं, जितने थाने खुले उतने थाने कम है, जितने कोर्ट खुले उतने कोर्ट कम है। तो बेहतर परंपरा कौन सी हुआ करती थी? बेहतर परंपरा वही हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी या कोई नए परिवर्तन से अच्छी परंपराएं जुड़ गई हो, ऐसा नहीं है। बदलते परिप्रेक्ष्य में समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ वो कुछ परिवर्तन अच्छा रहा, कुछ हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छा नहीं रहा। लेकिन भगवान ने आपको एक शिक्षित, समर्थ, ऊर्जावान नौजवान के रूप में आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि आप अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रयासों से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं, प्रसन्नता ला सकते हैं। अभी जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से गांव में आपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, नौजवानों को छोटे छोटे काम कर कर गांव आत्मनिर्भर बने, गांव में लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा की ओर काम किया है। ऐसे कई सारे विषय हैं। क्योंकि आज संसद में आए इसलिए संसद की जानकारी आपको होना जरूरी है। संसद के सारे पहलुओं को, परिवर्तनों को, संविधान में परिवर्तन हुआ, कानून बने, नियम बने, चर्चा, संवाद के माध्यम से ही बेहतर परिणाम आए। कोई समाज में अच्छी चर्चा होती है, संवाद होता है, तो उससे बातचीत करते कहीं न कहीं अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। ये परंपरा प्रपाटी लोकतंत्र की रही है। और आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। दुनिया के वो देश भी जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जहाँ एक दल का शासन है या अभी भी किंग प्रणाली चल रही है, वहाँ भी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणालियाँ स्थापित की है। तो दुनिया ये समझ रही है कि भाई लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, इसके अलावा कोई बेहतर पद्धति दुनिया के अधिकतम देश देख रहे हैं। हम तो उन देशों के अंदर भी जाते हैं जहाँ एक दलीय प्रणाली है शासन की, जहाँ शासक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी संसदें हैं, वहाँ भी लोकतंत्र की प्रणाली का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। तो किया है तो इसलिए बेस्ट पद्धति यही है, ये मानकर चलना चाहिए। तो उस लोकतंत्र की बेस्ट पद्धति में हम क्या सीखें, क्या अनुभव करें और श्रेष्ठ परिणाम ला सकें, यही आप इस संसद से अनुभव करके जाएंगे तो मुझे लगता है समाज में एक बेहतर परिणाम देंगे। आप अपने विचार रखिए, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके अनुभव हैं जीवन के। जैसे पीयूष जी के बारे में बताऊं आपको, अब रोड सेफ्टी का मामला इस देश के लिए कितना बड़ा विषय है। आप रोड सेफ्टी के बारे में ये तो रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं,
हम बिना रिसर्च, बिना अध्ययन करे ही, क्योंकि समाज जीवन में रहते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर दुर्घटना के अंदर घायल या मृत्यु होती है तो उसमें जवान लोग ज़्यादा रहते हैं। 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का। मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, मेरा अनुभव है कि वह गांव से शहर की ओर काम करने जाता है मोटरसाइकिल पे, या एक दूसरी जगह से दूसरी जगह काम में जाता है, तो वो हाईवे पे चढ़ता है या रोड पे जब चढ़ता है तो क्योंकि चलता वो रोड पे ज़्यादा है तो दुर्घटना भी उसकी ज़्यादा होगी। तो अगर हर जिले के अंदर कुछ रिसर्च इनोवेशन करने वाले लोग कुछ वहाँ के अध्ययन करें, जिला प्रशासन से बातचीत करें और देखें कि किस जगह रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, होने के क्या कारण हैं, क्यों होते हैं, इसी जगह पर क्यों होने का कारण है, और रोड एक्सीडेंट में जो कुछ लोगों की मृत्यु हुई उनका अध्ययन करें कि भाई इस रोड एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हुई, उसके हेड इंजरी के कारण हुई, उसके कहाँ के कारण हुई, क्या क्या सेफ्टी मेजर और लेने चाहिए। ये अगर हर कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने ज़िले के अंदर 5, 10, 15 विद्यार्थी भी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से, दुर्घटना स्थल के माध्यम से, दुर्घटना के कारण उसके परिवार से संपर्क करना और दुर्घटना के बाद उनके परिवार की स्थिति क्या है उसका अध्ययन करना, और उसके बाद उसके परिवार में किस तरीके से अपन कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं समाज जीवन में कुछ लोगों से मिलकर, ताकि एक परिवार खड़ा हो सके। अब ये काम नौजवानों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आप बताइए। पर अभी तक कोई जिले के अंदर इतने विश्वविद्यालय, इतने कॉलेज, इतने आईआईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी ने भी ये इनोवेशन नहीं किया। अगर हमारे प्रयासों से एक नौजवान की भी जिंदगी बच जाती तो कितनी बड़ी बात हो जाती। तो हम नौजवान में करें भाई, हमारा अध्ययन ये है कि इन सब रिपोर्टों से पाया गया कि जो लोग एक्सीडेंट में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हुई है उसमें हेड इंजरी का कारण ज़्यादा रहा। अब हेड इंजरी का कारण ज़्यादा रहा तो हेड इंजरी के बचाने के लिए क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं उस पर अध्ययन करना, या किस स्पोर्ट पर ज़्यादा हुए हैं, होने के क्या कारण रहे। तो मुझे लगता है कि एक प्रयास करने से काफ़ी लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं। ऐसे गांव के अंदर चले गए, मैं एक विश्वविद्यालय में था, उस विश्वविद्यालय में 5000 बच्चे पढ़ते थे। अगर 5000 बच्चे में से 4000 बच्चे भी 5-5 का ग्रुप बनाएं और हर गांव में जाएं और गांव में जाकर लोगों से मिलकर उनके एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, उनके पशुपालन की स्थिति है, क्या वहाँ रोजगार का साधन हो सकता है, क्या एग्रीकल्चर की इनकम कैसी बढ़ाई जा सकती है, वहाँ पर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभाव है जिससे उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर नहीं हो रही, इस सब का अगर अध्ययन करके रिपोर्ट लाकर अगर रिसर्च पेपर बना कर दे दें तो शायद उस क्षेत्र के सरपंच को भी, विधायक को भी, सांसद को काम करने में सुविधा हो जाए। नहीं तो जो गांव का व्यक्ति तेज होता है, सरपंच या 5 आदमी जो ज़्यादा आते हैं वो ज़्यादा पैसा ले जाते हैं विकास का, और जो कोई नहीं आता, गरीब है, आने के संसाधन नहीं या गांव में एकजुटता नहीं है, नहीं आते, तो वो गांव पिछड़ जाता है। ऐसे गांव की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह बने हैं, उन गांव की महिलाओं को वहाँ पर ही छोटा मोटा रोजगार डालकर वहाँ पर ही उसकी छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं क्या, तक उन लोगों को काम मिल जाए। देखो, महिलाओं में ज़्यादा संवेदना होती है। आप कभी जाओगे
तो मजदूर के जीवन देखोगे तो आपको बच्चा होने के 15 दिन बाद ही महिलाएं आपको काम करती नजर आएगी, पेट पर साड़ी बांधी और काम करती नजर आएगी, क्योंकि वो परिवार को पालती है। बच्चा झूलता रहेगा, धूप में खेलता रहेगा, या 2 बांस लागे, छोटा मोटा झूला बनाया और वो काम करती रहती है। इसीलिए अपन को ऐसी कई यार योजना बनानी चाहिए, विचार करें उस पर। मेरी बेटी ने लिख दिया बस बहुत हो गया। इसलिए कई बार जो परिवार का छोटा कहे ना तो बात मान लेना चाहिए। हम नेता हैं, तो नेताओं क्या लोकसभा स्पीकर कौन सर्वश्रेष्ठ जो सबसे कम बोले, इसलिए बाहर ही मौका मिलता है। मैंने ऐसे ही 16 स्पीकरों के जीवन को देखा, फिर लोगों के अनुभवों को देखा, तो लोगों ने अनुभव में बातचीत में ये बात ध्यान आई कि जो स्पीकर सबसे कम बोलता है वही सर्वश्रेष्ठ स्पीकर होता है, और जब सदन में हंगामा हो तब भी चुप रहे तो और बेहतरीन होता है। और ये अनुभव का लाभ मुझे मिला। टीवी इसलिए बताने की बात नहीं, बताऊंगा मैं आपको कैसा रहा मेरा अनुभव। चलिए बताइए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने का और हमें यहाँ आमंत्रित करने का। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी की सुपुत्री श्री अंजलि बिरला भी हैं, एंड शी इज़ एन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर एंड शी इज़ टेकन आउट द टाइम टू जॉइन अस टुडे। तो सर, हमारा जो एक कॉमन सर जो सवाल था, विच इज़ दैट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सर, वो कोई ना कोई पब्लिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर। और सबसे जो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि आप दोनों ने ही चूज़ करा कि आप पब्लिक सर्विस में काम करेंगे, तो आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखी या आपने डिड यू डिसाइड टू जॉइन पब्लिक सर्विस आउट ऑफ? अभी पड़ोसी ने कम बोलने के बोल दिया, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। 30 साल राजनीतिक जीवन में जो कुछ भी अध्ययन किया, एक व्यक्ति ने रिसर्च किया यहाँ दिल्ली के अंदर। एक उदाहरण दे दूँ आपको। क्या रिसर्च किया कि जो लोग जिनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिला और लावारिस कह सकते हैं, उनकी डेट के बाद पोस्टमार्टम, उसकी रिपोर्ट का जब अध्ययन किया तो ये पाया गया कि दिल्ली में लावारिस या अनाथ आदमियों में मरने वाले लोगों में से उम्र जो थी वो सर्दी से मरने वालों की उम्र 18 से 40 साल की उम्र थी। कितनी? 18 से 40 साल की उम्र की। अपन सोचते हैं सर्दी के अंदर लोग जो फुटपाथ पे खुले में सो रहे हैं वो बुजुर्गी एक्सपायर हुए, लेकिन एक चिंता का विषय है कि फुटपाथ पर खुले आकाश में सोने वालों की उम्र में जो उम्र थी 18 से 40 उम्र थी। तो ये भी मैंने एक पेपर पढ़ा था। तो जब मैंने पेपर पढ़ा तो मैंने अध्ययन किया, तो मैं शहर में निकला तो मैंने देखा वाकई में वो मेरे इंतजार में तो सो नहीं रहा था खुले में। तो वो कोई एक चद्दर में सो रहा ठंड में, कोई एक कंबल में सो रहा। तो हमने कुछ टेम्परेरी लोगों से कहा कि कुछ ऐसे ही बढ़िया स्ट्रक्चर बनाकर और रेन बसेरा बनाओ, और लोगों से कहा कि अपनी गाड़ी में 5-5, 10-10 कंबल रखो। जब निकलो, जब चेहरे पे जो देखो ठंड में सो रहा है उसी को कंबल उड़ा दो। ये सामान्य बात है। 10-5 रखी अपनी गाड़ी में कंबल, निकले मोटरसाइकिल निकले, यहाँ निकले, रात बरात निकले, दिखा उसको उड़ा दिया। एक बम्बई के अंदर 2 लड़कों की कहानी पढ़ रहा था। वो 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने बैग में
2-5 जोड़ी जूते चप्पल रखते थे और जिसके नंगे पैर देते उसको पहना देते थे। ना ऐसे कैसे हो सकता है लोग नंगे पैर चलें। तो मैं एक दिन बहुत तपती धूप के अंदर निकला दिन में, तो मैंने देखा कि अगर आपका पैर रखो तो जल जाए, लेकिन बहुत सारे लोग थे, एक पति पत्नी बच्चा चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, पैर में चप्पल नहीं थी। तो हमने कहा पूरी गर्मी के अंदर लोगों को चप्पल पहनाओ। तो ये ऐसे कई सारे प्रकल्प हैं जो हम चलाते हैं। एक बार मैं हॉस्पिटल से जा रहा था, बाहर निकल रहा था, अचानक एक नई रजाई लेते हुए एक आदमी अंदर घुसा। रजाई नई थी लेकिन उसके शरीर पर जो बनियान था वो बनियान फटा हुआ था, कमीज फटी हुई थी, धोती फटी हुई थी, गांव का था। तो मैंने यार ये नई रजाई लेके आ रहा है, इसकी धोती फट रही, तो मेरे जिज्ञासा जागी। तो मैंने पूछा भाई बाबा कैसे आए? उन्होंने कि बहू की डिलीवरी है, आया हूँ, जापा के लाया हूँ, देसी भाषा में बोला। मैंने अच्छा रजाई खरीद के लाए हो? कि नहीं रजाई नहीं खरीद के लाया, बाहर ठेले पे किराए पे मिलती है। तो मैंने कहा कितने लोग हैं? 3 लोग में, रजाई एक में काम है। उन्होंने कहा साहब किराए की तो बात कोई ना, लेकिन रजाई का एडवांस जो उसने 1000 रुपये रखा है वो 1000 ही था हमारे पास, किराया तो उसने 10 रुपये ही लिया। तो मैंने कहा लोगों से, मैंने कहा ऐसा करो 100 कंबल और 100 रजाई रखो, जो भी शाम को ऐलान कर दो, जो भी उनके घर वालों के परिवार के लोग बाहर सोते हैं वहाँ से कंबल और रजाई ले जाएं और फिर अगले दिन जमा करा दें। ज्ञानी तो भारत में बहुत सारे हैं। लोगों ने कहा भाई साहब ये जो कंबल रजाई एक एक दोगे ना, शाम को दोगे तो दूसरे दिन एक भी नहीं आनी। मैं नहीं आएगी भाई, यूँ ही तो कंबल बांटते हैं, नहीं आएगी। 100 रुपये का कंबल आता था, 110 रुपये का कंबल और 150 रुपये रजाई थी। मैंने कितना खर्चा होगा? 25-30 हज़ार। मैंने कहा करने दो एक्सपेरिमेंट, आप करो। हम 8 साल से चला रहे हैं, 95% कंबल और रजाई वापस आ जाती। कितनी? 95। कितने उदाहरण दे दूं आपको। अब हॉस्पिटल में हम सब जगह बोर्ड लगाते हैं और प्रकल्प चल रहा है, 200-300 रजाई 200-300 कंबल रख देते हैं, जिसको जरूरत है ले जाता है, अगले दिन सुबह जमा करा देता है। 5-7% भी वो ले जाते हैं जो ले जाना जरूरी भी, कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके उड़ा के ले जाते हैं। अजी जाओगे ना तो कफन का कपड़ा नहीं होता लोगों के पास, तो पुरानी सी चद्दर उड़ाते हैं जब लाश ले जाते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे चद्दरें रखो ऐसी वाइट, कोई एक्सपायर हो जाए तो एक चद्दर नीचे एक चद्दर बिछाने की दे दो। जितना जीवन में अंदर घुसोगे उतना ही नया करने की इच्छा पैदा होगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, इन्होंने मना किया। Anything from you, Anjali ji? What motivated you to join public service? No, I hated. Okay. I'd now like to invite our students to, sir, आपसे कुछ थोड़े सवाल पूछ सकें, तो starting with Aisha Dash. हेलो, तो मेरा सवाल है कि तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हो कि कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसी वक्त? जो आंखों से देखो और जिसको अभाव महसूस करो वही प्रायोरिटी है। जिस समय जो मैंने कहा ना, सब चीज़ें आंखों से देखी, अनुभव की, प्रैक्टिकल में ला दी। आप जैसे बच्चों ने, कोई ने काम किया होगा, उसकी स्टोरी पढ़ी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर के पेज में, ये बम्बई की स्टोरी थी, पढ़ी और समझी कि भी ऐसा भी हो सकता है क्या, फिर देखा, फिर कर दे एग्जीक्यूट। तो प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी तो आप जो चीज़ों आपको देखोगे, जो चीज़ें आप अनुभव करोगे। अब राजनीति फील्ड में अगर 25-30 साल व्यक्ति को हो गया तो उसके पास कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, तो उसका अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर आपको तय करना पड़ता है। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा
कि एक परिवार में कोई व्यक्ति मानो LIC का काम करता था या बेग में एक गांव में गया तो बेग बनाए का काम करता। अब उसको क्या पता कोरोना गया है, उसने मकान पे ले लिया लोन 5 लाख का, और उस बेग बनाने का हुनर उसी को आता था, वो एक्सपायर हो गया तो लोन भी नहीं चुका पाया और बेग बनाने का हुनर कोई ने सीखा नहीं था, तो वो क्या करे, बंद हो गया सब सिस्टम उसका। भाई वो महिलाएं तो हाउस वाइफ थी, बच्चा छोटा था, और इसको पता है उसने तो कल्पना आगे के भविष्य की करके चलता ही है ना आदमी। तो उसमें प्रायोरिटी क्या तय कर लो आप, तो प्रायोरिटी तो उस समय तय करनी पड़ती है ना। जायंट की बहुत सारे आदमी प्रायोरिटी तय कर लेता है, जीवन में बहुत सारे लक्ष्य तय करता है, लेकिन परिस्थितियां चुनौतियों से कई बार बदलना भी पड़ता है। Requesting Khushi Goenka to ask a question. धन्यवाद कि आपने ये हमें अवसर दिया। ऐसे मेरा मत लाना जैसे बाइडेन की तरह। मेरा सवाल ये था कि प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं लोकतंत्र प्रोसेस में, तो ये क्या सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने में यूज़फुल होते हैं कि इनका बड़े स्तर पर भी कोई असर होता है? देखो, प्राइवेट बिल अटेंशन तो करने का एक साधन है सही, लेकिन कई बार अच्छे प्राइवेट बिल आने से सरकार के विषय में ध्यान आता है और सरकार फिर उसको विधेयक लाने का प्रयास करती है कि भाई हाँ ये प्राइवेट बिल है और हमें लगता है कि इसको कानून लाना चाहिए, तो कानून लाने का प्रयास करती है। तो प्राइवेट बिल अटेंशन करते हैं और अटेंशन के साथ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंट का साधन है। सकीना। नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि सदन के सामने आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 3 या 5 सोशल इश्यूज़ है जिसके ऊपर लेजिस्लेट करना है? अब ये तो बहुत कठिन काम है कि 5, 10, 15 इस डिबेट में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अलग अलग संसद सदस्यों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, तो उसी तरीके का विषय वो संसद में उठाते हैं और जो जनरल परिप्रेक्ष्य का विषय आता है वो प्राइवेट बिल में लाते हैं, या जनरल परिप्रेक्ष्य में नेशनलाइज इश्यूज हैं उसको वो सदन में उठाते हैं, और हमारा काम तो सुनना है, बाकी सरकार का काम है जवाब देना। Right. खुशी बोकन। नमस्ते सर। सो आपके अनुसार टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पार्लियामेंट और गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए? देखिए, जो आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इन सिस्टमों को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, देखो एक जगह में गया तो एक सरकार ने प्लान बनाया कि इन इशू पर हम सारे सिस्टम को इतना सरलीकरण कर दें कि करप्शन का इन सेवाओं में कोई रास्ता न बचे। ठीक है ना? कई उदाहरण दिए, जैसे मैं एक विधानसभा, गुजरात विधानसभा में गया तो गुजरात विधानसभा में कहा कि ये 5 रुपए का स्टाम्प लगाना पड़ता था। अब स्टाम्प लेने जाएगा, स्टाम्प लाएगा तो उसके 10 रुपए खर्च जाएंगे स्टाम्प लाने जाने आने जाने में, तो उन्होंने कहा 5 रुपए का स्टाम्प बंद कर दो, सेल्फ अटेस्टेड कर दो। ऐसे कई सारे पहलू हैं जिन पहलुओं का आप अध्ययन करो और राज्य सरकारों को रिपोर्ट दो, केंद्र सरकार को रिपोर्ट दो कि इन सेवाओं के अंदर इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कई सेल्फ डिपेंडेंट किया ना। आप कोई समय था जब गजेटेड ऑफिसर के बोर्ड लगाने जाते नहीं जाते थे लोग वहाँ, अब आप सेल्फ अटेस्टेड का सिस्टम कर दिया।
पहले गजेटेड ऑफिसर की इसलिए पूछ होती थी, मोहल्ले के अंदर लोग वहाँ गजेटेड अटेस्टेड करने गजेटेड ऑफिसर जाते थे। उससे ज़्यादा तो लाइबिलिटीज खुद की है ना, आपने खुद ने अटेस्टेड किया है, ठीक है, सेल परसेंट तो किया है ना प्रधानमंत्री जी ने ये परिवर्तन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अनुभव करोगे तो परिवर्तन कर सकते हो, ताकि उन आम व्यक्ति के जीवन में सरलता आ जाए और सरकार को भी उन सिस्टमों को करप्शन लेस बनाने का काम करें। इसमें ऑनलाइन सिस्टम भी बेहतर है। जब आप ऑनलाइन सिस्टम से डीबीटी करने लगे तो अपना आप पता चल जाएगा धीरे धीरे कि एक आधार कार्ड से आप 5 लोग तो नहीं उठा सकते ना। तो ये भी डीबीटी भी हुआ, ये भी टेक्नोलॉजी से हुआ। आप में से कितने बच्चे हैं जो 1 साल पार्लियामेंट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं? ये प्रसन्नजीत जी को देना, हम उसमें से फिर इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू करा कर फिर कुछ इश्यूओं पर आपका रिसर्च कराएंगे। प्रसन्नजीत जी को मैंने अशोका यूनिवर्सिटी के जब आए थे तब उनसे कहा था, ठीक है ना, ये पहले आप इनको दे देना, फिर ये इसमें से किस किस विषय में क्या क्या करना चाहते हो आप बिंदु, फिर ये इंटरव्यू कॉल करेंगे, फिर इसमें से सिलेक्शन करेंगे। तो 1 साल तक आपको फिर हम विभिन्न विषयों पर देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक विषय कोई ने पकड़ लिया कि कब कब संविधान में संशोधन हुआ, और संशोधन हुआ तो उसके क्या कारण थे, उस समय क्या कारण से संविधान का संशोधन दिया, संशोधन पर क्या क्या डिबेट हुई थी, क्या तर्क सत्ता के पक्ष के लोगों ने दिया था, क्या प्रतिपक्ष के लोगों ने दिया था, क्या उस संविधान सभा के बदलाव में सारा सदन एक मत था, कितने संविधान परिवर्तन में पूरा सदन एक मत था, कितने संविधान सदन पर लोगों का डिवीजन हुआ। तो एक अध्ययन हो गया। तो एक किताब छाप दी हमने कि ये 100 परिवर्तन संविधान संशोधन हुए, उन 50 में से सारा सदन एक मत था, सर्वसम्मति से संविधान संशोधन हुआ। इतने संविधानों पर डिबेट हुई, इतने संविधानों पर तीखी बहस में ये बिंदु लिए, तो एक किताब बन गई तो लोगों को ध्यान में आएगा। और उस संविधान सभा का परिवर्तनों से अब क्या इम्पैक्ट पड़ा, होगी ना 3 स्टडी। ऐसे कई सारी चीज़ें कराएंगे तो आपको पूरा विषय ध्यान में आ जाएगा। जब कभी आप फिर वकालत करने जाएंगे तो आपको सब ठीक से वकालत कर पाएंगे। और मेरा अनुभव है कि 5 साल जो लॉ करने वाले स्टूडेंट हैं वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है उनकी। मुझे कई जजों ने कहा, कई वकीलों ने कहा।